हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कामेश्वर चौधरी आपके लिए कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के लेसन नंबर 8 को आपके लिए पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है जल संसाधन। सबसे पहले हम संसाधन का अर्थ जानेंगे। संसाधन होता क्या है? संसाधन वह जैविक या अजैविक वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वह संसाधन कहलाती है। जल भी एक संसाधन है। तो हम हमारे लेसन में पढ़ेंगे जल संसाधन। जल भी एक हमारे संसाधन है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल तथा स्थल है? इसका आंसर है, पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है। अपन पृथ्वी की बात करें तो इसमें 100% जो पृथ्वी का भाग है, इसमें से 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध जलीय भाग किस रूप में पाया जाता है? यानी कि पृथ्वी के धरातल पर जो 71% जल है, यह किस रूप में पाया जाता है? तो पृथ्वी के धरातल के कुल जलीय भाग का, यदि हम इसको 100% माने तो इसका 97% महासागरों में खारे जल के रूप में है तथा 3% मीठा जल है, जो झील, तालाब, नदियों में या बर्फ के रूप में जमा है। जैसे इसमें आगे पढ़ते हैं, उसका उत्तर, पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध जलीय भाग का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में तथा 3% भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में उपयोग करने योग्य जल की उपलब्धता कितनी है? यानी हमारे देश में उपयोग करने योग्य जल कितना है, कितना उपलब्ध है? इसका उत्तर है, भारत में उपयोग करने योग्य जल की जो उपलब्धता है वह 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल हमारे देश में उपलब्ध है। यहाँ 1 बिलियन का जो अर्थ है, 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़ और 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। इस प्रकार अब यदि हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1869 में गुणा 1000 लीटर और इंटू 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ का करेंगे तो जब इसका जो उत्तर आएगा तो 18 करोड़ 69 लाख करोड़ लीटर जल आएगा, यदि हम इसको लीटर में परिवर्तित करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, भारत में कितना जल उपयोग में लिया जाता है? यानी जो हमारे ये उपलब्ध जल है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर, इसमें से हमारे देश में कितना उपयोग में लिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, भारत में लगभग 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल को उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? जल प्रबंधन में जल के वितरण, उसके विकास व सुव्यवस्थित उपयोग के लिए की गई सभी तकनीक योजनाएं सम्मिलित होती हैं। कहने का अर्थ है, जल का वितरण कैसा है, बंटवारा, जल का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, उसका विकास वह सुव्यवस्थित का मतलब है कहीं अधिक जल उपलब्ध है, कहीं जल कम उपलब्ध है, तो अधिक जल उपलब्ध वाले क्षेत्रों से कम उपलब्ध वाले क्षेत्रों में जल का विकास किस प्रकार किया जाए, उस तकनीक का उपयोग इसमें किया जाता है और ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे उन क्षेत्रों में जल उपलब्ध करवाया जा सके। तो ऐसी तकनीक या ऐसा वितरण या ऐसा सुव्यवस्थित ढंग की जो योजनाएं हैं वो जल प्रबंधन कहलाती है।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जल का उचित प्रबंधन तथा संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता हुआ तापमान विश्व का, यानी जनसंख्या के बढ़ने से और विश्व के तापमान बढ़ने से जल संसाधनों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव के कारण जल का उचित प्रबंधन तथा संरक्षण आवश्यक है। जल संसाधनों पर जो प्रभाव है जनसंख्या के बढ़ने से है, अधिक जनसंख्या होगी तो जल का उपयोग क्या होगा? अधिक होगा। तापमान बढ़ोतरी होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होगा, जिससे जल वाष्प के रूप में अधिक वायुमंडल में जाएगा। तो इससे जल संसाधनों की क्या होगी? कमी। इसलिए हमें जल का उचित प्रबंधन करना और संरक्षण करना आवश्यक है। इसका हम दूसरे तरीके से भी उत्तर लिख सकते हैं, अथवा लगाकर, जो आपको सरल लगे वो आप इसमें याद कर सकते हैं। अगला है देखो, जैसे अथवा में इसका उत्तर, वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग करने तथा बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनियमितता व अनिश्चितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए जल का उचित प्रबंधन व संरक्षण आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है, जो हमारा वर्षा का जल है, जो हमारे पृथ्वी पर वर्षा होती है, उसका वो बहकर नदियों में चला जाता है और नदियों के माध्यम से कहाँ चला जाता है? समुद्र में। और समुद्र में कैसा जल है? खारा। तो हमारा जो वर्षा का मीठा जल है वो समुद्र के खारे जल में मिलकर क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है, उपयोग योग्य नहीं रहता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग करने के लिए हम जल संरक्षण करते हैं तथा बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति करने के लिए। और हमारे देश में मानसून की अनियमितता है, यानी कभी अधिक वर्षा होती है और कभी कम वर्षा होती है। कभी मानसून समय पे आता है, कभी मानसून देरी से आता है। इसके कारण हमारे देश में सूखे व अकाल की स्थिति बन जाती है। इससे निपटने के लिए भी जल का उचित प्रबंधन और संरक्षण करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? कहने का अर्थ यह है कि नदी घाटी परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? इसका जो उत्तर है, या इसको अपन दूसरे तरीके से भी प्रश्न को लिख सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नदी घाटी परियोजनाओं के क्या क्या लाभ हैं। इस तरीके से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा, नदी घाटी परियोजनाओं के निम्न लाभ हैं। या अपन इस तरीके से पूछें तो निम्न कारणों से नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव। नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से हम बाढ़ के अतिरिक्त जल को इकट्ठा कर सकते हैं। सूखे के समय में वर्षा कम होती है तो उस समय में जल का उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों से हमें बचाव होता है। नदी घाटी परियोजनाओं से हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा है पेयजल की आपूर्ति। क्षेत्र में, नदी घाटी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है। वहां रहने वाले किसानों के लिए फसलों में सिंचाई उपलब्ध करवाई जा सकती है। पांचवा है मछली पालन करना, मछली पालन किया जा सकता है। छठा है पर्यावरण के संरक्षण में सहयोगी। पर्यावरण के संरक्षण में इस प्रकार सहयोगी है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकते हैं। उपयुक्त कारकों के आधार पर नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इससे एक से अधिक
उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति है। यानी बाढ़ से, सूखे से भी राहत है, बिजली उत्पादन भी होता है, पेयजल की आपूर्ति भी हो रही है, फसलों को सिंचाई की सुविधा भी मिलती है, मछली पालन भी किया जा सकता है, पर्यावरण को संरक्षित भी किया जा सकता है। तो इतने अधिक कारक हैं जो कि अपन इन कारणों के आधार पर नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका उत्तर है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखने योग्य बातें हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है? यानी हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार करती है अथवा राज्य सरकार करती है? तो सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजना है, जिनमें पहली परियोजना है भाखड़ा नांगला परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है और यह सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। दूसरी परियोजना है रिहंद परियोजना, यह उत्तर प्रदेश में है और रिहंद नदी पर है। तीसरी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, यह परियोजना झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में फैली हुई है और दामोदर नदी पर है, जो पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। अधिक बाढ़ के कारण यहाँ महाविनाश करती है, इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। चौथी परियोजना है हीराकुंड परियोजना, यह ओडिशा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। महानदी को भी ओडिशा का शोक कहा जाता है क्योंकि ये भी बाढ़ के कारण यहाँ महाविनाश करती है। अगली परियोजना है कोसी परियोजना। बिहार व नेपाल, हमारे भारत के बिहार राज्य व नेपाल देश की संयुक्त परियोजना है और यह कोसी नदी पर स्थित है। कोसी नदी को भी बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये नदी भी मानसून के समय बाढ़ से बिहार में बहुत अधिक नुकसान करती है। टिहरी परियोजना, यह परियोजना अपने उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर है, जो गंगा नदी की दो वितरकाएं उद्गम क्षेत्र से होती हैं, एक अलकनंदा एक भागीरथी, दोनों महाप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसलिए भागीरथी नदी पर यह टिहरी बांध परियोजना है। अगर अगली बात करते हैं हम राज्य सरकारों से संबंधित जो परियोजना है जिनका संचालन राज्य सरकार करती है, जिसमें से पहली है चंबल परियोजना। राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी पर है, जो मध्य प्रदेश से निकलकर अपने राजस्थान में बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। नागार्जुन सागर परियोजना, यह आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है और यह कृष्णा नदी पर है। अगली परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, यह आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है और यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था कि तुंगभद्रा परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, तो इसका जो आंसर है आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। ये पिछले 2019 के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तुंगभद्रा परियोजना में सम्मिलित राज्यों में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है और यह तुंगभद्रा नदी पर है। तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये
प्रश्नों का ध्यान रखें। अगला है सरदार सरोवर परियोजना। यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है और यह नर्मदा नदी पर है। हमारे राजस्थान में बाड़मेर और जालौर जिले को इससे जल उपलब्ध होता है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य की परियोजना है और यह मयूराक्षी नदी पर स्थित है। फरक्का परियोजना यह पश्चिम बंगाल राज्य की परियोजना है और यह गंगा नदी पर स्थित है। माही परियोजना यह राजस्थान व गुजरात की परियोजना है और माही नदी पर स्थित है। इसमें एक बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है और एक गुजरात में है। गंडक परियोजना यह बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह गंडक नदी पर स्थित है। अगली है मच्छकुंड परियोजना। यह आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य की संयुक्त परियोजना है और मच्छकुंड नदी पर है। तो इस प्रकार हमें नदी घाटी परियोजनाएं और उनके राज्यों को ध्यान रखना है और किस नदी पर है यह ध्यान रखना है। इसमें से अधिकांशतः परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है।